कहते हैं कि जब किसी भी आप लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो उस लक्ष्य का सबसे पहले एक प्लान बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्लान नहीं अच्छे बनाएंगे तो उस लक्ष्य को हासिल कैसे कर पाएंगे। ठीक वैसे ही जब किसी एक चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये जान लीजिए कि आखिर पढ़ना क्या क्या है। जी हाँ, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका चैप्टर नंबर 3। काफी सुनकर अच्छा लग रहा होगा कि चैप्टर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, ये क्लास 12 की फिजिक्स है, जहां चैप्टर छोटे छोटे नहीं, चैप्टर बड़े बड़े हैं और उन चैप्टर्स को आपको अच्छे से एक एक पॉइंट कवर करके दे रहा है ये आपका ज्ञानोदय के गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम जान लीजिए आप लोग, विद्युत धारा, जिसमें आज हम लोग इसका लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। लेकिन ये तो बिल्कुल बेसिक नॉलेज होने वाला है। मतलब भाई यहाँ पे हम लोग आज ये देखने वाले हैं कि क्या क्या आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या क्या इसमें पढ़ना है। बहुत सारे टॉपिक हैं, तो बच्चों हर एक टॉपिक को हम बताएंगे कि पढ़ना कैसे है, और उसके बाद फिर हम ये बताएंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा आपको ज्यादा डीप में जाके पढ़ना है, किससे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, किससे बहुविकल्पी क्वेश्चन के बनने के चांस होते हैं। हर चीज हम आपको बताएंगे। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो कि आपको नोट करना है, मैं सारे पॉइंट नोट करूंगा बच्चों। पहला पॉइंट जो आपको नोट करना है अपनी कॉपी पे वो है विद्युत धारा। तो बच्चों सबसे जो सरल है इसमें वो क्या है, विद्युत धारा। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि हमें पढ़ना क्या है, विद्युत धारा। तो बच्चों विद्युत धारा पढ़ना है। विद्युत धारा सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना है, इसमें इसका विमा पढ़ना है, मात्रक पढ़ना है, बहुत सारी चीजें। तो विद्युत धारा व उसके गुण, ये आप लोगों को पढ़ना है। ये हमारा पहला पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये हम आपको पहले लेक्चर में देंगे। उसके बाद दूसरा जो हमारा है लेक्चर, वो दूसरा हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा धारा घनत्व। जी हाँ, ये सबसे नया होगा आप लोगों के लिए कि धारा घनत्व क्या होता है, और यहां से क्वेश्चन बहुविकल्पी आता है। तो साथ साथ चाहो तो आप लिख सकते हो इसके सामने कि बहुविकल्पी प्रश्न आता है, ठीक है। जो जो आपको लिखना है अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। तीसरा जो आपका इंपॉर्टेंट है और वो है आपका कि धात्विक चालक में आवेशों का प्रवाह। बहुत अच्छे से सुनना, धात्विक चालकों में आवेशों का प्रवाह, जिसे हम लोग बोलते हैं, अभी बताएंगे क्या बोलते हैं। धात्विक चालकों में आवेश का प्रवाह, ठीक है, आवेश का प्रवाह, ये आप लिख सकते हो। धात्विक चालकों में आवेश का प्रवाह, ये हमारा तीसरा पॉइंट होगा। या करके आप इसको लिख सकते हैं, या करके बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, ठीक है। क्या, वैद्युत चालन का, ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आता है, छोटा सा है लेकिन। वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, ठीक है, वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, ये हमारा तीसरा पॉइंट होगा। यहां तक अभी हम लोग बहुत हल्के हल्के से चल रहे हैं, ये सब आपका एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो चौथा और सबसे ज्यादा वाला इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट आता है वो है कि भाई निम्न पर टिप्पणी कीजिए। ये टिप्पणियां एग्जाम में आती हैं, निम्न पर टिप्पणी। तो ये टिप्पणी आपको एग्जाम में मिलेंगी। और ये देखो बच्चों, अभी बहुत अच्छे से बता दूं कि अभी आप लोगों को लग रहा होगा करे ये सब अभी करने की क्या जरूरत है, पहले हम अपना कॉन्सेप्ट तो कवर कर लें। अरे मेरे प्यारे बच्चों, जब एग्जाम टाइम में आपको ये पता करना होगा कि भाई इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, तब कहां ढूंढोगे शिवम सर को। तो पहले ही कॉपी पे आप लोग इसको लिख लो कि आखिर पढ़ना क्या है, ठीक है। पेटी तैयार रहेगी तो फिर सफर में मजा आने वाला है। तो बच्चों देखो, निम्न पर टिप्पणी, और टिप्पणी जो हमारी पहली होगी वो बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो है माध्य मुक्त पथ, ठीक है, माध्य मुक्त पथ। ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बच्चों श्रांति काल। ये छोटी छोटी डिफिनेशन होंगी, ठीक है, श्रांति काल, और ये आता है एग्जाम में, श्रांति काल किसे कहते हैं। और उसके बाद तीसरा जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम इसको भी कह सकते हैं, और इसमें तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना बच्चों, अनुगमन वेग, ठीक है। क्या बोला मैंने, अनुगमन वेग, जिसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, अपवाह वेग, ठीक है। तो बच्चों बोलते नहीं अफवाह फैला दिया, वैसे ही बच्चों ये होता है कि अपवाह वेग, ये क्या होता है सब बताऊंगा मैं। इतना क्लियर, ये चौथा हो गया। अब इसमें एक और है, और वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन की यादृच्छिक गति। अब ये यादृच्छिक क्या है मैं बताता हूं। अभी मुक्त इलेक्ट्रॉन की
यादृच्छिक गति। बच्चों ये यादृच्छिक जो लिख रहा हूं मैं, बहुत अच्छे से सुनना, मुक्त इलेक्ट्रॉन की यादृच्छिक गति, ठीक है। तो यादृच्छिक गति को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं अनियमित गति, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको रैंडम मोशन, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति, दिख रहा है यहां से कि नहीं, अभी दिख रहा है ना। इतने पॉइंट हो गए। इसमें एक और पॉइंट है और वो पॉइंट है हमारा गतिशीलता, ठीक है। ये 5 पॉइंट हैं जिनके ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। ये गतिशीलता, उम्मीद है इतना तो समझ में आया होगा। क्या इतना ही है क्या इस चैप्टर में? ना बाबा ना, अभी तो 5 लिखने में हालत खराब है, अभी तो बहुत कुछ है। इसके बाद बच्चों संबंध आएंगे एग्जाम में कि इनके बीच में संबंध स्थापित कीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लिखेंगे बच्चों कि निम्न के बीच संबंध स्थापित कीजिए, निम्न के बीच संबंध स्थापित कीजिए बच्चों, ठीक है। बहुत जल्दी आपको छुटकारा मिलने ही वाला है इस बोर्ड से, ठीक है। तो निम्न के बीच संबंध स्थापित कीजिए, जिसमें पहला है आपका अनुगमन वेग, ठीक है। मैं इसको यहां कर लेता हूं ताकि बार बार पीछे ना देखना पड़े। मैंने सब आप लोगों के लिए लिख रखा है बच्चों। अनुगमन वेग और वैद्युत धारा, इनके बीच में आपको संबंध बताना है। आप चाहो तो लिख सकते हो अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा जो है वो है बच्चों अनुगमन वेग और धारा घनत्व, अनुगमन वेग व धारा घनत्व, इनके बीच में आपको संबंध बताना है। तीसरा जो है आपका वो है बच्चों वैद्युत धारा और गतिशीलता में संबंध, वैद्युत धारा व गतिशीलता में संबंध। ये सारे पॉइंट आप लोगों को लिखने हैं, ठीक है। गतिशीलता में संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन में एक संबंध तो पेपर में आता ही है, और सबसे ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है कि यहां से एग्जाम में पूरा निगमन आ जाता है छोटा सा, ठीक है। और उसके बाद एक और है, इसमें 4 संबंध आपको पढ़ने हैं बच्चों। जो चौथा है वो है धारा घनत्व और गतिशीलता में संबंध, धारा घनत्व व गतिशीलता में संबंध, ठीक है। तो धारा घनत्व व गतिशीलता में संबंध, तो बच्चों ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर पढ़नी है, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि अब आखिर आगे क्या पढ़ना है बच्चों। इतना तो मैंने बता दिया कि आखिर इतना क्या था, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 5 पॉइंट हो गए। इसके बाद पढ़ना है आपको ओम का नियम, ठीक है। 5 के बाद ओम का नियम। अब आप सोच रहे होंगे अरे ओम का नियम में तो कितना आसान है। अरे बच्चों ओम के नियम में प्रतिरोध आता है कि नहीं, और उठा के देख लो पिछले 7 साल का पेपर, 1000 बार पूछा गया है प्रतिरोध की विमा और प्रतिरोधकता की विमा। तो भैया ये रेड लाइन के ऊपर लिख लो कि प्रतिरोध की विमा 1000 बार पूछी गई है। जब से उत्तर प्रदेश बोर्ड और ये जितने सारे अदर बोर्ड है ना, ये सब बोर्ड जैसे जहां एनसीईआरटी आया वहां प्रतिरोध की विमा जरूर आई, ठीक है। तो ओम का नियम, लेकिन ओम का नियम भाई वो सरल रेखा एक खींची जाती है, वो वाला प्रूफ यहां नहीं करना है। यहां किसी और तरह से ओम के नियम को सिद्ध करना है, और वो है ओम का नियम तथा अनुगमन वेग के आधार पर। बहुत अच्छे से सुनना बेटा, अनुगमन वेग के आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति, ओम के नियम की व्युत्पत्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम और अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति, ये पढ़ना है। फिर पढ़ना है वैद्युत प्रतिरोध और वैद्युत, भाई यहीं से आपका प्रतिरोध निकलेगा, तो वैद्युत प्रतिरोध तथा
प्रतिरोधकता। बच्चों प्रतिरोधकता को हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको हम पढ़ चुके हैं कहां पर बच्चों, कहां पर पढ़ चुके हैं? 10th क्लास में, विशिष्ट प्रतिरोध। बात समझ में आ रही है? उससे ही हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। 8 नंबर में है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले, अभी ये भी तो बताऊंगा मैं कि कौन सा कितने लेक्चर में कंप्लीट होगा। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। अब आप सोच रहे होंगे कि वही तो होगा जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था। हाँ बिल्कुल वही होगा, थोड़ा बहुत नया होगा, है ना। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद है अतिचालकता, जिसे हम कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो अतिचालकता ये आती है एग्जाम में। अतिचालकता 9 हो चुके हैं। इसके बाद एक और लिखेंगे शिवम सर इसी के नीचे, है ना, फिर ताकि तब नए पेज से लिखेंगे, और वो है बच्चों ओमीय तथा अनओमीय परिपथ। नाम से ही पता है कि जो ओम के नियम का पालन करेंगे वो ओमीय, जो ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे वो अनोमीय, है ना। तो हम लोग लिखेंगे ओमीय तथा अनओमीय परिपथ। तो ये 10 टॉपिक हैं। ये बच्चों 10 टॉपिक हैं आपके, अभी खत्म नहीं हुआ है मैं, लेकिन इनके ऊपर एक बार फिर से नजर डालूंगा और एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। विद्युत धारा और उसके गुण, यहां से क्वेश्चन नहीं आता। क्या आएगा? धारा की विमा, ये लिख के रख लो, धारा की विमा आएगा, इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आता। धारा घनत्व, यहां से बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा धारा घनत्व क्या होता है, और उसके बाद मतलब उसका विमा, फिर उसका मात्रक वगैरह ये सब पूछ लिया जाएगा। फिर उसके बाद आएगा धात्विक चालकों में आवेश का प्रवाह, जिसे हम वैद्युत चालन का मुक्त मॉडल कहते हैं। बच्चों वैद्युत चालन का मुक्त मॉडल इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर वैद्युत चालन का मुक्त मॉडल नहीं पढ़ा तो ये चारों पॉइंट नहीं आने वाले, पांचों। और अगर ये पांचों पॉइंट नहीं आए, अनुगमन वेग नहीं आया समझ में, गतिशीलता नहीं समझ में आया, माध्य मुक्त पथ नहीं समझ में आएगा, श्रांतिकाल नहीं समझ में आएगा, तो ये सारे नहीं कर पाओगे। ये चारों जो दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4, ये तभी आएंगे जब भैया भानो होशियार। समझ में आ रही ना बात, कि वो बोलता है ना गांव में ऐसे। तो बच्चों 1 2 3 4 जब ये आएगा तभी ये आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक, फिर उसके बाद यहां से सरल सरल शुरू हो जाएगा और होगा ओम का नियम और अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। उसके बाद विद्युत प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता, फिर उसके बाद प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, फिर उसके बाद अतिचालकता, और उसके बाद ओमीय तथा अनोमीय परिपथ। यहां से मैं फिर बता दूं क्या आता है, यह क्वेश्चन 5 नंबर का आता है ओम के नियम का। अब आप सोच रहे होंगे इतना आसान ओम का नियम 5 नंबर का। हाँ, ओम का नियम इंपॉर्टेंट नहीं, ओम के नियम का जो व्युत्पत्ति है ना अनुगमन वेग के आधार पर, वो इंपॉर्टेंट। और फिर बता दूं, ओम के नियम की व्युत्पत्ति तब कर पाओगे जब श्रांतिकाल के बारे में पता होगा, अनुगमन वेग के बारे में पता होगा, तब। सबका उपयोग यहां किया गया है। मैं अपने दिनों को याद कर रहा हूं कि जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था आज से 1 1.5 2 साल पहले, तो वहां पे ये चैप्टर मतलब मुझे अभी अच्छे से आ रहा है। भयंकर गर्मी, बच्चे बैठे हुए 50-60, सर का क्लास चल रहा है, सर बोल रहे हैं अनुगमन वेग। मुझे वो दिन अभी याद आ रहे हैं वापस। मजा आने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि ये सब हमारे फेवरेट सब्जेक्ट में से, फेवरेट चैप्टर्स में से है। उसके बाद देखो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, वही कारक बच्चों कौन कौन से? प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, कक्षा 10 याद आ रहा होगा, है ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और चालक तार की लंबाई, है ना, वही सारे हैं, बस उनको थोड़ा डिफरेंट वे में पढ़ना है बच्चों। उसके बाद अतिचालकता मतलब सुपर कंडक्टिविटी, इसके बारे में पढ़ना है, आपके लिए नया है तो बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। फिर ओमी और अनोमी परिपथ, मतलब जो ओम के नियम का पालन करे वो ओमी, और ओम के नियम का पालन ना करे वो अनओमीय। हंसने के लिए किया है, मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक है, समझ में आई बात। चलो आगे करें क्या, अब आगे कंटिन्यू करें? इतना तो स्क्रीनशॉट ले लिए होगे यार तुम लोग। देखो इतने सारे पॉइंट हो गए, अच्छा लग रहा है ना। कितने लेक्चर में कंप्लीट होगा
भैया कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन शिवम सर ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कवर करने के लिए कोशिश करेंगे। और यार सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट और करो ना, क्योंकि जल्दी से सब्सक्राइबर और तेज़ी से बढ़े और नए बच्चे और लेके आओ। आप लोग शेयर करो इसको जितना हो सके। मैं 2-3 बार लगातार कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है। आने वाले 8 से 10 दिन में चैनल पे कुछ बड़ा होने वाला, हिंट है आप लोगों के लिए। ठीक, तो इतना समझ में आ गया। 10 पॉइंट हो गए। अब इसके बाद है गत्यात्मक प्रतिरोध, 11 नंबर है, और जिसे हम कहते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध। क्या बोलते हैं बच्चों? गत्यात्मक प्रतिरोध। फिर 12 नंबर गत्यात्मक प्रतिरोध पढ़ेंगे हम लोग। वैद्युत ऊर्जा और शक्ति, जिसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई वैद्युत ऊर्जा और शक्ति, याद होगा कि जिसने 10th में अच्छे से पढ़ा है वो तो अच्छा कर ही पाएगा, और जिसने नहीं पढ़ा है उसको उसकी शक्ति, मतलब हम काले कपड़ों में जामवंत बन के तैयार हैं, हनुमान जी को याद दिला देंगे उनकी शक्ति। ठीक है, मतलब आप लोग हनुमान जी, हम जामवंत, तो हम लोग याद दिलाएंगे ना आपको, आपकी शक्ति को हम याद दिला देंगे कि वैद्युत ऊर्जा और शक्ति क्या है। उसके बाद 13 नंबर आते हैं, और 13 नंबर है किलोवाट घंटा। ठीक है, तो बच्चों किलोवाट घंटा, इनके बीच का संबंध, किसकी ये यूनिट है, सारी चीजें हम आपको बताएंगे यहां पर। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, जिसको बोलते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, वही श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, वही संयोजन है ना। तो प्रतिरोधों का संयोजन, निगमन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मेरी बातों को सुनते जाना, हल्के में ना लेना। ठीक है, मैंने बोला ना 15 नंबर कि कार्बन प्रतिरोध। अब यहां लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, कार्बन प्रतिरोध। यहां से क्वेश्चन आता है, और कैसा क्वेश्चन आता है, यहां से ज्यादातर क्वेश्चन MCQ बन के आएगा या फिर बच्चों न्यूमेरिकल आएगा। ये बात याद कर लो, और MCQ भी इसमें न्यूमेरिकल टाइप का ही होगा, क्योंकि ये कार्बन प्रतिरोध में सिर्फ न्यूमेरिकल ही है। मतलब एक फार्मूला बता देंगे मियाँ बीबी वाला वो हम, और उसके बाद फिर आप उससे आसानी से निकाल लोगे। हैं, बीबी रॉय वेरी बॉय गर्ल, ऐसा करके कोई फार्मूला अभी कहे रिवील करें। ठीक, तो कार्बन प्रतिरोध हो गया। फिर उसके बाद 16 नंबर फिर होगा महासंग्राम, न्यूमेरिकल करेंगे। तो बच्चों अंग्रेजी की राइटिंग यार ज़्यादा अच्छी है, फिर ये न्यूमेरिकल हो जाएगा। इसके बाद हम 17 नंबर पे आएंगे, और वो होगा हमारा वैद्युत सेल। यहाँ से चैप्टर रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब भाई यहाँ पे हम लोग दूसरे पॉइंट पे जाएंगे, छोटा सा पार्ट है, लगभग खत्म हो चुका है। वैद्युत सेल के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद विद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत सेल और विद्युत रासायनिक सेल एक ही में कर लो, विद्युत रासायनिक सेल। यहां से क्वेश्चन कम आता है, लेकिन अगर ये नहीं पढ़ोगे तो नीचे वाला नहीं आएगा। तो उसके बाद इसमें है वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल, जिसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, शॉर्ट में इसको EMF कहते हैं। हम EMF ही बोलेंगे, आप लोग समझ जाओगे, क्योंकि वही बोला ही जाएगा, एग्जाम में वही लिख के आ भी सकता है बच्चों। इसके बाद है टर्मिनल विभवांतर। ये सब ICSE बोर्ड के बच्चे क्लास 10th में पढ़ते हैं, और आप लोग क्लास 12th में पढ़ रहे हो बच्चों, सोच लो। ठीक है, तो टर्मिनल विभवांतर। उसके बाद वैद्युत वाहक बल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 19 नंबर पॉइंट है, वो है वैद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर व आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ये 19 पॉइंट हो चुके हैं। इसके बाद जब जैसे हम लोग प्रतिरोधों को आपस में जोड़ते हैं, वैसे ही बच्चों हम लोग सेलों को भी आपस में जोड़ सकते हैं। तो जैसे प्रतिरोधों का संयोजन होता है, वैसे ही सेलों का भी संयोजन हो जाएगा, है ना। जैसे प्रतिरोधों का संयोजन होता है बच्चों, वैसे ही सेलों का भी संयोजन हो जाएगा। और बता दूं आपको, बहुत सारे बच्चे जो मैथ के लिए कह रहे थे ना, कल से स्टार्ट हो रही है,
ठीक, पहले चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। तो ये 19 हो गया, इसके बाद 20 नंबर देखो बच्चों, इतना हो गया। फिर है 20 वैद्युत सेलों का संयोजन। वैद्युत सेलों का संयोजन। और इतना होने के बाद अब आते हैं हम और समझेंगे क्या, किरचॉफ का नियम है। डर गए क्या? नहीं, किरचॉफ आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है, पर उनका नाम किरचॉफ था नहीं यार, ये इंडियन भाषा बड़ी खराब है, उसको किरचॉफ का नियम कहते हैं। समझ में आई बात? क्या कहते हैं? किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम। अब ये किरचॉफ का नियम मैं बता दूं, एग्जाम में 2 टाइप का ये नियम है। पहले नियम को क्या कहते हैं, दूसरे नियम को क्या कहते हैं, सब बताएंगे, है ना। वो संधि होती है, फिर वो लूप बनता है, और फिर बता दूं इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल होंगे, इस पर आधारित, है ना, वो न्यूमेरिकल करेंगे। इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल होंगे वो न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट है, कोई टॉपिक है, तो वो है किरचॉफ का नियम। भाई बहुत धमाकेदार है। ठीक, उसके बाद आते हैं और हम समझते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या होगा। 22 नंबर हो गया। 23 नंबर क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये सारे इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर से नीचे तक जितने जाएंगे सब 5 नंबर के हैं, सब 5 नंबर के। मतलब शुरू में खिलाया कच्चे चना, बाद में बढ़िया जलेबी, है ना। तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज और इसके न्यूमेरिकल, व्हीटस्टोन ब्रिज और साथ में इसका न्यूमेरिकल याद रखना, प्लस न्यूमेरिकल लगा लो यहाँ पे। ठीक, 23 के बाद 24 नंबर पे आ जाओ, मीटर सेतु। ये सब 5 नंबर के टॉपिक हैं, मीटर सेतु, ठीक है। और मीटर सेतु में भी न्यूमेरिकल। और उसके बाद 25 नंबर जिसको बोलते हैं विभव मापी। भाई थ्योरेटिकल है थोड़ा सा, और लेकिन एक पेज में यार समझ में आ जाएगा, ठीक है, विभव मापी। ठीक, समझ में आया। तो गत्यात्मक प्रतिरोध, विद्युत ऊर्जा और शक्ति, वही हमने जो याद दिलाया था भाई, 10th वाला सारा खेल है। किलोवाट घंटा kWh, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में ज़्यादातर इससे जो है काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछ ली जाती हैं, और इनका सबका उपयोग भी आगे है। प्रतिरोधों का संयोजन, कार्बन प्रतिरोध से ज़्यादातर न्यूमेरिकल आता है और MCQ आता है, क्योंकि इससे 5 नंबर का 4 नंबर का कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरेटिकल, एक मतलब एक अंडरस्टैंडिंग, ये सबसे अलग है। इस चैप्टर में कार्बन प्रतिरोध सबसे अलग है। कार्बन प्रतिरोध का मतलब बता दूं मैं, जैसे प्रतिरोध होता है ना, मैंने बताया कि एक तार होता है, ठीक है, उसमें मैंने बोला कलर होते हैं, याद करो 10th में सब दिखाए हैं हम। ठीक, तो ये कार्बन प्रतिरोध होता है, मैंने कलर के बारे में बताया। कलर देख के बता दोगे आप कि इस प्रतिरोध का मान कितना है। समझ में आ रही बात? यार देखो एक बात बताऊं, इस प्रतिरोध का मान कितना है कहते हुए बड़ा अजीब लगता है। इस प्रतिरोध जो हमारा वो क्या बोलते हैं तार है ना, इस तार का प्रतिरोध कितना है, समझ में आई बात? तो अभी मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों की सब सही करूँगा अच्छे से। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल, वैद्युत सेल व वैद्युत रासायनिक सेल, विद्युत वाहक बल व टर्मिनल विभवांतर, वैद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैद्युत सेलों का संयोजन कुछ खास नहीं। किरचॉफ का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेपर में कुछ आए चाहे ना आए, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है, लिख लो बच्चों, पक्का है, ये पक्का है। ऊपर वाला तो हम कच्चा कह सकते हैं उसको। फिर व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर सेतु, विभव मापी, यहाँ से क्वेश्चन आवत है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको जल्दी से छाप लेंगे, है ना। और लास्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कर लेंगे फिर से। कुल मिला के अगर हम बात करें तो इस चैप्टर को भी समाप्त होने में लगभग 15 लेक्चर लग जाएंगे, समझ रहे हो, क्योंकि तब जाके चैप्टर अच्छे से कवर होगा। मैं 15 से कम में करने की कोशिश करूंगा, टॉपिक कोई नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, टॉपिक कोई नहीं छोड़ूंगा। यहाँ टाइम लगेगा, एक लगेगा किरचॉफ में,
एक लगेगा किरचॉफ के न्यूमेरिकल में, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, और ये 6 तो यही लग जाएगा। ये यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी तो बहुत जल्दी जल्दी सब निपट जाएगा। ठीक, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। जाते जाते मैं फिर कह रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों, हो सके तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि ज्ञानोदय के गुरुजी यूट्यूब चैनल पे क्लास 12th की फिजिक्स हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे। कल से क्लास 12th की मैथ्स भी स्टार्ट हो जाएगी, और क्लास 10th के लिए भी कुछ खास होने वाला है। ठीक है, वो शुरू होगा 10 जून के बाद से। ठीक है, चलो आज के सेशन के लिए फिर इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।